हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एक इंट्रोडक्शन के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा। ये जो टॉपिक है ये काफी बड़ा है और इसे हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्शन है और मेन पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी लेक्चर भी आप आगे देख सकते हैं। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? दवाएं रोगी के चिकित्सक द्वारा रोगी के स्वास्थ्य परिवर्तन के कारण उपचार, राहत या इलाज या ऐसे परिवर्तनों की रोकथाम के लिए हेल्प करने के लिए दिए गए पदार्थ होते हैं। जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है वो इन निर्धारित दवाओं के एडमिनिस्ट्रेशन या देने में, उससे संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा देने में, उनकी प्रभावशीलता और मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें औषध विज्ञान या फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर विशेष ज्ञान, निर्णय और नर्सिंग कौशल की आवश्यकता होती है। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे फार्माकोलॉजी के सिद्धांतों को लागू करने और दवाओं के सुरक्षित एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे एक नर्सिंग छात्र स्किल क्रिएट कर सकता है या ग्रहण कर सकता है, उसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि जब भी दवा की जो खुराक है वो रक्त में या हमारे बॉडी फ्लूइड्स में उसका कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे उसका ब्लड लेवल मेंटेन होता है, कैसे मेटाबोलाइज होती है और कैसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या है ड्रग का। अवशोषण का लेवल और उसका जो रेट है वो एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पर डिपेंड करता है कि कहां पर वो दी गई है, रक्त प्रवाह पर डिपेंड करता है और जो मेडिसिन की पारित होना मतलब वो कैसे ट्रांसफ्यूज होती है सेल्स में, इस जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे दवा का जो फिजिकल स्वरूप है उसके ऊपर भी, इसका खुराक का जो ड्रग फॉर्म है वो क्या है उसके ऊपर, और किस रूट से वो दी गई है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कोई दूसरी ड्रग के साथ उसका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, भोजन के साथ उसका इंटरेक्शन कैसे, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा रोगी की उम्र और उसके वजन पर भी एब्जॉर्प्शन का प्रभाव पड़ता है, कैसे वो एब्जॉर्ब होगी। जैसे ओरल जो प्रिपरेशंस हैं, जैसे गोलियां हुआ, कैप्सूल हुआ, वो पहले हमारे स्टमक में जाएंगी, वहां पर डिसइंटीग्रेट होंगी, फिर हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगी, तब जाकर वो एक्शन शुरू होगा। तो ये स्लो एक्टिंग सिस्टम हुआ। जबकि यदि आईएम इंजेक्शन है तो और तेजी से हो जाएगा क्योंकि वो मसल से डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा जो स्पोजिटरीज है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं तो वो भी तेजी से होती हैं। बट जब हम आईवी इंजेक्शन लगाते हैं तो वो तुरंत ब्लड में जा रही है तो उसका एक्शन सबसे तेजी से होता है। ठीक है। इसके अलावा जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की तुलना में सबलिंगुअल यदि कोई मेडिसिन दी गई है तो वो और तेजी से एब्जॉर्ब होती है। तो ये एब्जॉर्प्शन का सिस्टम है जो हमें जानना चाहिए। अब है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब शरीर के विभिन्न भागों में वो ड्रग कैसे जाती है जहां पर उसको एक्ट करना है। तो ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो कैसा है और ड्रग का जो प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कैसी है। इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। जब ड्रग अपना एक्शन कर चुकी होती है तो इसको बॉडी से निकालने के लिए उसको चेंज करना पड़ता है उसके केमिकल स्वरूप में, ताकि वो वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाए और शरीर से बाहर निकाली जा सके। ये सिस्टम मेटाबॉलिज्म कहलाता है और ज्यादातर जो दवाओं का मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है। ठीक है। अब आता है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। लीवर से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद एक्सक्रीशन एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा वो दवा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है और यह कार्य मुख्य रूप से हमारी किडनी के द्वारा किया जाता है। और किडनी की जो मेच्योरिटी है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। यदि किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है और प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है तो वो कोई भी ड्रग हमारे शरीर में एक्यूमुलेट हो सकती है और वो टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती है। प्रिपरेशंस एंड रूट ऑफ ड्रग मतलब ड्रग फॉर्म्स वो क्या है? एक विशिष्ट मार्ग जैसे ओरल या पेरेंटल मार्ग द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन की जाने वाली दवाएं हैं उनके अलग अलग रूप होते हैं जिसे हम ड्रग फॉर्म्स कहते हैं।
एक नर्स को दवा के विभिन्न रूपों और उन्हें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम अभी स्टडी करेंगे कि ड्रग्स फॉर्म्स और ड्रग रूट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ड्रग्स फॉर्म्स है वो क्या है। ड्रग्स फॉर्म्स जैसे भी हो उनको उसी फॉर्म और उसी रूट से दिया जाना चाहिए जिसके लिए वो बनाई गई है, ये हमें ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए यदि किसी मरीज को टैबलेट्स लिखी हुई हैं ओरल रूट के द्वारा, बट मरीज कह रहा है कि मुझे उसको निकलने में दिक्कत है, मेरे को कोई सिरप दे दो, तो बिना फिजिशियन से कंसल्ट किए हुए हम उसको सिरप नहीं देते, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो सिरप है या लिक्विड है वो ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होता है और उसका ब्लड जो लेवल है वो तेजी से इंक्रीज होता है। तो इसलिए कंसल्ट करने के बाद हो सकता है उसकी कोई जो डोज है वो जो अमाउंट है वो रिड्यूस करके उसको दी जाए। कंसल्ट करने के बाद ही आपको डोज फॉर्म या ड्रग फॉर्म चेंज करनी चाहिए। कौन कौन सी डोज फॉर्म्स हैं? सबसे पहले आ जाते हैं ओरल रूट्स के द्वारा या मौखिक मार्ग, मुंह से दी जाने वाली दवाएं। अधिकांश दवाएं मुंह से दी जाती हैं क्योंकि ये सबसे सुरक्षित और सबसे सुविधाजनक तरीका है और कम खर्चीली विधि है। और जो मुंह से दी जाने वाली ड्रग्स हैं वो थोड़ी सस्ती भी आती हैं, परंतु इसका नुकसान ये है कि वो धीमी गति से काम करती हैं, स्लो एक्टिंग होती हैं। मुंह से दी जाने वाली दवाओं में शामिल हैं टैबलेट्स। टैबलेट्स क्या होती हैं? गोलियां जिसको बोलते हैं। ये कंप्रेस्ड किए हुए मटेरियल होते हैं जिन्हें ढाला जाता है गोल या अलग अलग शेप्स में और इनको मुंह में रखकर पूरा निगल लिया जाता है या कई बार चबाया भी जाता है या कई बार जीभ के नीचे या बक्कल पॉकेट में साइड में रखा जाता है। इसके बाद आता है कैप्सूल्स। कैप्सूल्स क्या होते हैं? ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो घुलनशील कंटेनर के अंदर जिलेटिन के खोल में बंद होती हैं, तो इन्हें हम कैप्सूल्स कहते हैं। कैप्लेट्स क्या होती हैं? ऐसी टैबलेट जो जिलेटिन लेपित होती है, जो पेट में जाकर घुल जाती है। इसके अलावा पाउडर फॉर्म होता है, ग्रेन्यूल्स होता है, बारीक पिसे हुए पदार्थ होते हैं। और ट्रोचेस, लोजेंजेस या पेस्टिल्स, ये मुंह में घुलने वाली ड्रग्स होती हैं। सिरप लिक्विड ड्रग्स होती हैं जो दवाओं का टेस्ट चेंज करने के लिए बनाई जाती है ताकि स्पेशली बच्चे उसको आराम से ले सकें। ये एक मीठा पेय होता है जिसमें चीनी, पानी या फलों का रस मिलाकर उस मेडिसिन के साथ बनाया जाता है। एलिक्सर्स क्या होते हैं? इनका उपयोग भी एक प्रकार से लिक्विड और टेस्ट चेंज करने के लिए करते हैं, बट उसके अंदर कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्ट पानी में घुलनशील नहीं होती, तो उसमें पानी और एल्कोहल इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, तो इन्हें हम एलिक्सर्स कहते हैं। एंटिक कोटेड टैबलेट्स, वे टैबलेट्स जो आंतों में जाकर घुलती हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जो इंटेस्टाइन में ही घुलेगी, उनको हम एंटिक कोटेड टैबलेट कहेंगे। टाइम रिलीज कैप्सूल्स, इसमें क्या होता है कि जो कैप्सूल होता है उसके अंदर भी छोटे छोटे कैप्सूल फॉर्म्स होती हैं जो धीरे धीरे अलग अलग समय में लंबे समय तक रिलीज होती रहती हैं। इसी प्रकार सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स आती हैं। इसमें एक ब्लड लेवल को स्थिर बनाए रखने के लिए लंबे समय तक वो धीरे धीरे रिलीज करने के लिए डिजाइन किए गए पदार्थ होते हैं, उसको हम सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स या ड्रग्स कहते हैं। अब आता है पेरेंटल रूट्स। पेरेंटल रूट्स का मतलब होता है कि मुंह के अलावा यानी गैस्ट्रिक जो जीआईटी है उसके अलावा कोई तरीके से ड्रग दी जाए तो उसको हम पेरेंटल रूट कहते हैं। और हमारी फार्मेकोलॉजी या मेडिसिन यूज के लिए इसमें आते हैं इंजेक्शंस, जिसमें इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राथीकल या इंट्रास्पाइनल, इंट्राकार्डियक, इंट्राप्लूरल, इंट्रा आर्टीरियल और इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस आते हैं। इंजेक्शन फॉर्म में जो उसकी प्रिपरेशन आती है वो एम्पुल के रूप में आ सकती है, सिंगल डोज वायल के रूप में आ सकती है शीशी के रूप में, या मल्टी डोज वायल के रूप में भी आ सकती है। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल रूट। ट्रॉपिकल का मतलब है कि स्थानीय उसका यूज हो, जैसे स्किन के ऊपर हो, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर हो। ये जो अधिकांश ट्रॉपिकल दवाएं हैं वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जहां पर उसको लगाया गया है उस वहीं पर या उसके तुरंत नीचे एक्शन के लिए दी जाती हैं। बड़ी संख्या में ट्रॉपिकल दवाएं स्किन के लिए यूज होती हैं, बट कुछ अन्य ट्रॉपिकल मेडिसिन हैं जो आंख,
नाक, गले, कान, रेक्टम और वेजाइना में भी अप्लाई की जा सकती है। टॉपिकल ड्रग फॉर्म्स में शामिल होती हैं लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स मीन्स अल्कोहल या तेल या साबुन के साथ मिश्रित पदार्थ जो त्वचा पर लगाए जाते हैं। ऑइंटमेंट्स या मलहम, ये अर्ध ठोस पदार्थ होते हैं जो टॉपिकल उपयोग के लिए होते हैं। पेस्ट, ये भी अर्ध ठोस पदार्थ होते हैं बट मलहम से अधिक गाढ़े होते हैं और त्वचा के माध्यम से धीरे धीरे अवशोषित होते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेज, ट्रांसडर्मल पैचेज ऐसी दवाएं होती है, ऐसे पैचेज होते हैं जिनको स्किन पे लगाने से धीरे धीरे वो लंबे समय तक अवशोषित होती रहती है। स्पोजिटरीज, स्पोजिटरीज जिलेटिन से कवर्ड एक पदार्थ होता है जो रेक्टम, यूरिथ्रा या वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है और वहां से वो डिजोल्व होकर अपना एक्शन करती है। इनहेलेशंस, इनहेलेशंस मींस स्थानीय या सिस्टेमिक उपयोग के लिए नाक या मुंह द्वारा स्प्रे या डायरेक्ट दी जाने वाली दवाएं होती है। जैसे ऑक्सीजन इनहेलेशन भी इसका एक एग्जांपल है। ड्रॉप्स, आंख में डालने के लिए, कान में डालने के लिए और नाक में डालने के लिए ड्रॉप्स के रूप में भी मेडिसिन होती हैं, वो भी ट्रॉपिकल मेडिसिन कहलाती है। इसके बाद आता है मेडिकेशन ऑर्डर। जो भी प्रेस्क्राइबिंग फिजिशियन, प्रैक्टिशनर है, वो दवा की एक प्लान तैयार करता है, उसे हम प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। और यह एक सुरक्षित अभ्यास यही कहलाता है या निर्देश देता है कि नर्स केवल लिखित, टाइप किए हुए या कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज किए हुए आदेश का ही पालन करती है। सामान्य परिस्थितियों में वर्बल ऑर्डर का पालन नहीं करना होता है, परंतु क्योंकि इससे क्या होगा कि गलतफहमी या त्रुटि होने की संभावना कम होगी। बट आपात स्थिति में, जैसे इमरजेंसी में, आईसीयू में पेशेंट मर रहा है, उसमें कोई एक्टिविटी करना है, तुरंत एक्शन लेना है, तो वहां पर वर्बल ऑर्डर फॉलो किए जाने चाहिए। परंतु जैसे ही वो इमरजेंसी ओवर होती है, उसको राइटिंग में आ जाना चाहिए, ये ध्यान में रखा जाता है। अब एब्रिविएशंस यूज्ड इन मेडिसिन ऑर्डर्स, ये हमें सबको बाय हार्ट याद होना चाहिए कि जो एब्रिविएशंस हैं ऑर्डर में लिखे हुए उसका मतलब क्या है। जैसे एसी लिखा हो, एसी ड्रग के बाद में, तो एसी का मतलब खाने से पहले उसको लेना है। पीसी मीन्स खाने के बाद लेना है। एडलिब मीन्स कितना भी ले सकते हैं, जैसे ओआरएस के लिए हम एडलिब लिख सकते हैं, जितना एज डिजायर फ्री। बीआईडी, बीआईडी मीन्स या बीडी मीन्स 2 बार दिन में, सुबह शाम। सीएपी मीन्स कैप्सूल। एलिक्स मीन्स एलिक्सियर। एच मीन्स आवर, आवरली, HRLY मीन्स आवरली, यानी इतने घंटे बाद। आईडी मीन्स इंट्राडर्मल। आईएम मीन्स इंट्रा मस्कुलर, ये इंजेक्शंस हैं। आईवी मीन्स इंट्रा वीनस एंड आईवीपीवी मीन्स इंट्रावीनस पिगी बैग। ये आईवी पिगी बैग से दिया जाता है, इसके बारे में हम एक अलग लेक्चर में स्टडी करेंगे। पर मीन्स बाय, यानी किसके द्वारा वो दिया जाना है, जैसे पीओ पर ओरेली, मतलब मुंह से दिया जाना है। पीआरएन मतलब एज नीडेड, जरूरत के अनुसार। क्यू मीन्स एवरी, हर एक। और Q2H मतलब हर 2 घंटे बाद। और QID मीन्स 4 टाइम्स ए डे। स्टेट, स्टेट मतलब इमीडिएटली, ये कई बार इमरजेंसी के लिए यूज होता है। स्टेट ऑर्डर्स लिखा होता है तो मतलब तुरंत देना है। SUPP मीन्स सपोजिटरीज। SUSP मीन्स सस्पेंशंस, ये लिक्विड मेडिसिन होती हैं। टैब मीन्स टैबलेट। TID या TDS मीन्स 3 टाइम्स ए डे। TR मीन्स और TINCT मीन्स टिंक्चर। U मीन्स यूनिट्स। HS मीन्स हाफ स्ट्रेंथ या स्लीपिंग टाइम, सोते समय लेना है या आधी दवाई लेनी है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो HS ऑर्डर यदि दिया गया है तो उसके ब्रैकेट में आपको डिटेल लिखनी है, पूरा लिखना है, हाफ स्ट्रेंथ या स्लीपिंग टाइम वाला HS है। TIW मीन्स थ्राइस ए वीक। EOD मीन्स एवरी अदर डे, मतलब अल्टरनेट डे, आज दिया है कल नहीं देना, परसों देना, इस प्रकार। AQBUL मतलब बॉइलिंग वाटर। और BUL मीन्स लार्ज सिंगल डोज, एक ही डोज देनी है। अब है मेजरमेंट सिस्टम ऑफ ड्रग, ये भी हम सबको पता होना चाहिए कि 1 टीस्पून फुल का मतलब होता है 5 ml,
एक डेजर्ट स्पूनफुल का मतलब होता है 10 ml, एक टेबल स्पून का मतलब होता है 15 ml, एक ऑन्स का मतलब 30 ml, एक वाइन ग्लास फुल का मतलब 60 ml और एक टी कप फुल का मतलब होता है 120 ml। ठीक है। और सॉलिड में यदि हम देखें तो 1 मिलीग्राम का मतलब होता है 1/60 ग्रेन्स, 4 मिलीग्राम का मतलब होता है 1/15 ग्रेन्स, 10 मिलीग्राम का मतलब 1/6 ग्रेन्स, 15 मिलीग्राम 1/4 ग्रेन्स, 30 मिलीग्राम 1/2 ग्रेन्स एंड 60 मिलीग्राम 1 ग्रेन। और 1 किलोग्राम का मतलब होता है 2.2 पाउंड। ओके। अब आता है पीडियाट्रिक डोज। यदि बच्चों को दवा देनी है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। शिशुओं और बच्चों की खुराक की गणना के लिए कई नियम तैयार किए गए हैं, जैसे यंग्स रूल या क्लार्क्स रूल, लेकिन ये नियम केवल अनुमानित खुराक देते हैं। बाल चिकित्सा दवा पीडियाट्रिक डोज की गणना करने में हम इस विधि का तो यूज करते हैं, बट साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि ये खुराक अनुमानित है और अक्सर बच्चे की प्रतिक्रिया के आधार पर इनको एडजस्ट किया जाता है। ये फिजिशियंस की जो इसका जो रिजल्ट होगा, इवेल्युएशन होगा, उसके आधार पर फिजिशियन इसको चेंज कर सकता है। अभी अगर हम यंग्स रूल को देखें तो वो क्या कहता है कि ये एज पर बेस होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि मान लो अगर एडल्ट डोज 500 मिलीग्राम है और बच्चे की एज 8 साल है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस रूल के हिसाब से? 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 12 और 500 मिलीग्राम जो एडल्ट डोज है इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 200 मिलीग्राम बच्चे के लिए आ जाएगा। इसी प्रकार जो क्लार्क्स रूल है वो क्या कहता है, वो वेट के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे के वेट के ऊपर। जैसे मान लो एडल्ट डोज 500 मिलीग्राम है और बच्चे का वजन 60 पाउंड है। ठीक है। तो 60 पाउंड को हम डिवाइड करेंगे इस रूल के हिसाब से 150 से और मल्टीप्लाई करेंगे जो एडल्ट डोज है। जैसे यहाँ पर 50 मिलीग्राम है तो हमारा बच्चे के लिए डोज आ जाएगा 200 मिलीग्राम। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए माई नर्सिंग स्टूडेंट्स .blogspot.com पे विजिट कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और नर्सिंग नोट्स फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।